अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वैक्यूल्स क्या होते हैं। अब जो वैक्यूल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं गोल्गी एपैरेटस से और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। या हम ये भी कह सकते हैं जो वैक्यूल्स होते हैं ये बड़े वेजिकल्स होते हैं। वेजिकल्स हमने पढ़ा है, जो वेजिकल्स होते हैं ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जिसमें कुछ सिक्रीशंस प्रेजेंट होती है या किसी और सब्सटेंस को जो स्टोर करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देते हैं, उनको हम कहते हैं वेजिकल्स। यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स उनको हम कहते हैं वेजिकल्स। अब जो वैक्यूल्स होते हैं ये बड़े वेजिकल्स होते हैं, यानी लार्ज वेजिकल्स को हम वैक्यूल्स कहते हैं। और जो वैक्यूल्स होते हैं इनका जो काम होता है, एक तो इनका काम होता है किसी सब्सटेंस को स्टोर करना, यानी स्टोरेज में ये मदद देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में मदद देती है। यानी एक जगह से सेल में जो ट्रैफिकिंग होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी कंपाउंड को या किसी प्रोडक्ट को या किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनको पैक किया जाता है इन वैक्यूल्स या इन वेजिकल्स में। अब जो ये वैक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ सिक्रीशंस मौजूद है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसमें कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है फॉर द सेक ऑफ स्टोरेज या फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको हम उस टाइम कहते हैं वैक्यूल। अब जो वैक्यूल्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। पहला जो टाइप ऑफ वैक्यूल होता है वो होता है फूड वैक्यूल्स, और नेक्स्ट है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और जो थर्ड वन है सेंट्रल वैक्यूल्स। अब जो फूड वैक्यूल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो कंट्रैक्टाइल सेंट्रल वैक्यूल होता है ये खाली प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, ये खाली प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है, ये एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता है। अब हम देखते हैं फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है और सेंट्रल वैक्यूल का काम क्या होता है। अब जो फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल तब बनता है जब एक सेल किसी चीज को यानी किसी फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है और उस फूड पार्टिकल को किसी मेम्ब्रेन के अंदर एनवलप करता है, यानी उसको कवर्ड करता है किसी मेम्ब्रेन के अंदर, तो उस टाइम हम उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। यानी वो वैक्यूल जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। अब जो फूड वैक्यूल्स होते हैं ये बनते हैं जब एक सेल फेगोसाइटोसिस करती है, यानी किसी सॉलिड सब्सटेंस को अंदर लेती है या किसी सॉलिड सब्सटेंस को एनगल्फ करती है, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसके बाद है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो एक्वेटिक यानी फ्रेश वाटर एक्वेटिक जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है। कंट्रैक्टाइल इसको इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि ये कंट्रैक्ट करता है। कंट्रैक्ट क्या करता है, जब एक सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि फ्रेश वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, यानी वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होती है। आपने पढ़ा है जो ऑस्मोसिस होते हैं वो होती है हाई टू लो, यानी वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स इट इज लो कंसंट्रेशन। तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है या जो वहाँ पर जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेल, तो वहाँ पर ज़्यादा सेल में पानी चला जाता है, यानी एंडोऑस्मोसिस एक ऑर्गेनिज्म में होती है। जब ज़्यादा एक ऑर्गेनिज्म में एंडोऑस्मोसिस होती है तो वहाँ पर जो उस ऑर्गेनिज्म का जो उस ऑर्गेनिज्म की जो सेल साइज होती है वो इंक्रीज होती है। तो वहाँ पर खतरा ये रहता है जब सेल साइज ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पर सेल बर्स्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी सेल बर्स्टिंग या उसी सेल रप्चर को बचाने के लिए उनके पास एक ऑर्गेनली होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल उस एक्सेसिव वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उस एक्सेसिव वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर छोड़ आता है। तो उसकी वजह से इन सेल्स में या उन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वाटर की मेंटेनेंस बरकरार रहती है, यानी वाटर मेंटेनेंस बरकरार रहती है, यानी उनमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती है। तो वहाँ पर जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो वाटर बैलेंस उनमें रखता है।
इसके बाद जो थर्ड वन होता है वो होता है सेंट्रल वैक्यूल। अब जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ये खाली प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है और ये काफ़ी बड़ा होता है, ये वो काफ़ी लार्ज होता है। यानी जो प्लांट सेल्स में जो सेल होती है मोस्टली जो सेल होती है या साइटोप्लाज्म वो ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल वैक्यूल। यानी सेंट्रल वैक्यूल काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है एक प्लांट सेल में, वो ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल वैक्यूल। अब जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो क्या काम करता है एक प्लांट सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लांट सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये है सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म में होता है वो होता है सेंट्रल वैक्यूल। अब जो सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स में वो मोस्टली जो वाटर प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर वो उसको स्टोर करता है, और इसमें जो एसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं या इसमें जो एसेंशियल आयन्स वगैरह मौजूद होते हैं वो इसको स्टोर करता है। यानी सेंट्रल वैक्यूल का जो काम होता है वो एक तो वाटर को स्टोर करता है, और जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक प्लांट सेल के लिए वो इसको स्टोर करता है आइंदा पर्पस के लिए। अब जो ये सेंट्रल वैक्यूल होता है जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब ये इसका साइज यानी सेंट्रल वैक्यूल का जो साइज ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है जो सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। यानी वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो एसेंट्रिक होता है। जब सेंट्रल वैक्यूल का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पुश करता है न्यूक्लियस को टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो होता है एसेंट्रिक, यानी वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। और जो सेंट्रल वैक्यूल होता है इसमें जो कंटेंट्स मौजूद होते हैं वाटर और मिनरल्स वगैरह उसको हम कहते हैं सेल सेप। यानी प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल सेप मौजूद होता है वो होता है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर वो स्टोर होता है। अब हम देखते हैं इसकी फंक्शन, यानी सेंट्रल वैक्यूल्स का काम क्या होता है। जनरली प्लांट सेल्स में ये ग्रोथ में मदद देता है, यानी प्लांट सेल की जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज करने में मदद देता है सेंट्रल वैक्यूल या वैक्यूल। और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वैक्यूल्स की ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद देती है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, चाहे सेल ऑर्गेनेल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है या किसी और सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पर भी वैक्यूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी वैक्यूल्स हमें मदद देते हैं या एक सेल में मदद देते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। और जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है या तीसरी फंक्शन होती है वैक्यूल्स की वो ये होती है ये स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स का, यानी ये स्टोर करता है मटेरियल्स को आइंदा पर्पस के लिए किसी मटेरियल को स्टोर करता है, चाहे वो फूड मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई और न्यूट्रिएंट हो या कोई और सब्सटेंस हो, उसको ये स्टोर करता है। और इन एक्वेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में उनमें क्या होता है उनमें ये मदद देता है वाटर बैलेंस में, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में ये मदद देता है। यानी वाटर की बैलेंस या वाटर की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको बरकरार रखने के लिए वैक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी वहाँ पर जो वाटर बैलेंस होती है वो ड्यू टू वैक्यूल्स की वजह से होती है, जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इस तरह से आपका जो वैक्यूल्स है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल में मौजूद होती है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हम आगे जाकर देखेंगे पावर हाउस ऑफ सेल इसे क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक प्लूरल है, यानी प्लूरल, यानी बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, यानी सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन और प्लूरल है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये किस चीज़ का बना होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले ये भी एक हिस्सा होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स का, यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, यानी इसके अराउंड 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। जिस तरह न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर एनवलप के 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसी तरह ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये भी 2 मेम्ब्रेन्स का बना होता है। एक तो है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है
और लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसकी जो इनर सरफेस होती है वो उसकी फोल्डिंग्स होती है, यानी वो फोल्डेड फॉर्म में होती है या उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं क्रिस्टी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं या डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। फॉर एग्जांपल ये है आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग्स होती है, यानी उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उसको कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, और जो फोल्डिंग्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्रिस्टी। यानी इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं क्रिस्टी। और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो सर्कुलर होता है, और इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और इसके अंदर एंजाइम्स भी अपने मौजूद होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मौजूद होता है जो सर्कुलर होता है, उसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन जो एक क्रिस्टी होती है, यानी जो इनर फोल्डिंग होती है, यानी जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। लेकिन जो क्रिस्टी होते हैं इसके ऊपर बीड्स लाइक होते हैं, यानी इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स जैसे होते हैं, और उन ग्रेन्यूल्स को हम क्या कहते हैं, उन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं एटीपी सिंथेटेज कम्प्लेक्स, यानी एटीपी सिंथेटेज कम्प्लेक्स या FOF1 कम्प्लेक्स। यानी जो क्रिस्टी होते हैं उनके ऊपर कुछ फोल्डिंग्स होते हैं, यानी ग्रेन्यूल्स जैसे होते, उनके ऊपर बीड्स जैसे होते हैं या उनके ऊपर ग्रेन्यूल्स जैसे होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं एटीपी सिंथेस कम्प्लेक्स या FOF1 कम्प्लेक्स। अब जो एटीपी सिंथेस या FOF1 कम्प्लेक्स ये एक एंजाइम कम्प्लेक्स होता है जिसका काम होता है एटीपी प्रोडक्शन, यानी एटीपी प्रोडक्शन में ये मदद देती है, यानी एटीपी सिंथेटेज कम्प्लेक्स एटीपी प्रोडक्शन में मदद देते हैं। अब जो एटीपी क्या होता है, एटीपी को हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो एनर्जी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी जो हमारी सेल्स यूज करती है एनर्जी वो यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, यानी सेल जो एनर्जी बनाती है वो बनाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जो सेल कोई एनर्जी खर्च करती है वो खर्च करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी। या अगर एक सेल को किसी एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को या किसी और फूड एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसी एनर्जी में, वो उसको कन्वर्ट करती है इनटू एटीपी या केमिकल एनर्जी में या एटीपी में उसको कन्वर्ट करती है। तो इसीलिए हम एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी, यानी एटीपी के बगैर एक सेल कोई और एनर्जी यूटिलाइज नहीं करती है, या एक एटीपी के बगैर कोई सेल कोई और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। इसीलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है, इसका मतलब है हम इंडिया में जो लोग हैं, अगर हमें कोई चीज़ खरीदना है हम इन्हीं रुपयों के ज़रिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ भेजना है हमें इन्हीं रुपयों का इस्तेमाल करना है किसी चीज़ को, यानी इन्हीं रुपयों में किसी चीज़ को भेजना है, हम डॉलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारे पास डॉलर है हमें पहले इस डॉलर को चेंज करना है इनटू रुपी, तब जाकर हम इंडिया में किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे जो सेल्स होते हैं यहाँ पर भी जो एनर्जी करेंसी होती है वो एटीपी होती है, यानी एटीपी के बगैर कोई और एनर्जी एक सेल यूटिलाइज नहीं कर सकती है, या एटीपी के बगैर एक सेल कोई और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अब जो ये एटीपी सिंथेसिस होता है ये एटीपी प्रोडक्शन में मदद देता है, यानी जो एक सेल एटीपी बनाती है वो बनती है एटीपी सिंथेस जो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है। तो इसी एटीपी सिंथेटेस की वजह से, एटीपी प्रोडक्शन की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल, क्योंकि जो
एनर्जी मिलती है वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, या एक सेल में जो एनर्जी आती है वो आती है ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल, क्योंकि जो भी एनर्जी एक सेल में प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम देखते हैं अब इसकी फंक्शंस, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया हमें मदद देता है इन सेलुलर रेस्पिरेशन में, यानी जो सेल्स में रेस्पिरेशन होती है, यानी फूड मॉलिक्यूल से जो एनर्जी निकलती है या फूड मॉलिक्यूल से जो एनर्जी निकाली जाती है वो निकाली जाती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद देता है। और दूसरी जो फंक्शन होती है एटीपी प्रोडक्शन में मदद देती है, यानी एटीपी जो बनता है हमारे सेल्स के अंदर वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हमें मदद देता है एटीपी प्रोडक्शन में। इसके बाद एक और सेल ऑर्गेनेलिज होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। यूजुअली जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक्चुअली सेल्स में, प्लांट सेल्स में एक सेल ऑर्गेनेलिज टाइप होता है जिनको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। वो प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लीकोप्लास्ट्स जो वाइट कलर के होते, और होते हैं क्रोमोप्लास्ट्स जो कलर्ड इन नेचर होते हैं। उसी में एक कैटेगरी आती है क्रोमोप्लास्ट में, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन इन कलर होते हैं। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये खाली प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स के अंदर पाए नहीं जाते हैं, ये खाली प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है डबल मेम्ब्रेन का, इसी तरह जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। लेकिन जो ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, यानी डबल मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन सिस्टम होता है प्रेजेंट जो इंटरकनेक्टेड होता है, यानी जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के आउटर कवरिंग में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन। यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कवर्ड होता है बाय डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, और इसके अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम्स होते हैं, यानी मेम्ब्रेनस सेक्स, यानी उसके अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वहाँ पर होती है मेम्ब्रेनस सेक्स जो फ्लेट होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। और उन मेम्ब्रेनस सेक्स को या उन मेम्ब्रेनस बेग्स को हम कहते हैं थैलाकॉइड्स, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड्स मौजूद होते हैं, और वो जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो फ्लेट मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं, और ये थैलाकॉइड्स आपस में या एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट को लेते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट बना होता है, आउटर साइड में होते हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, एक तो है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, यानी यानी क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वहाँ पर मेम्ब्रेनस सेक्स का सिस्टम होता है, यानी मेम्ब्रेनस सेक्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इन मेम्ब्रेनस सेक्स को हम कहते हैं थैलाकॉइड्स। अब जो थैलाकॉइड्स होते हैं ये किसी जगह यानी सम प्लेसेस एट सम प्लेसेस ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्टेक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर बंद रहते हैं, तो वहाँ पर उनको हम कहते हैं ग्रेनम। यानी जहाँ पर थैलाकॉइड्स एक दूसरे के साथ स्टेक्ड अपॉन वन अनदर होते हैं तो वहाँ पर उनको हम कहते हैं ग्रेनम। और जो ग्रेनम के बाहर जो स्पेस होती है या उसके बाहर जो मैट्रिक्स होते हैं या फ्लूइड मौजूद होता है उसको इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब जो स्ट्रोमा होता है इसमें भी क्लोरोप्लास्ट का अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं और इसमें अपने एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यानी जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो किसी जगह स्टेक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर पाइलेड अप होते हैं, तो उन जगहों को हम कहते हैं ग्रेनम। और जो ग्रेनम के बाहर जो फ्लूइड या मैट्रिक्स मौजूद होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब जो ये थैलाकॉइड्स होते हैं यानी मेम्ब्रेनस सेक्स जो होते हैं इनके अंदर एक कलर्ड पिगमेंट होता है, यानी ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। यानी जो थैलाकॉइड्स होते हैं इनके अंदर
यानी जो ये थैलाकॉइड्स होते हैं इनके अंदर एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल होता है इसका एक काम होता है, ये सन एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। यानी हम दूसरी लिहाज से ये भी कह सकते हैं ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं या क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में मदद देते। और जो ये क्लोरोफिल होता है इनके अंदर प्रेजेंट वो ग्रीन कलर का होता है। एक तो ये मदद देता है फोटोसिंथेसिस में, और जो दूसरा ये हमें मदद देते हैं ये प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो भी ड्यू टू क्लोरोफिल की वजह से होता है। यानी क्लोरोफिल के दो काम होते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस में मदद देता है, दूसरा जो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो भी आता है ड्यू टू क्लोरोफिल। अब हम देखते हैं फंक्शंस। इसके दो फंक्शंस होते हैं। पहली जो फंक्शन होती है फोटोसिंथेसिस यानी सन यानी आफ्ताब की लाइट यानी सनलाइट से अपना फूड बनाना यानी अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करना, तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी सनलाइट की वजह से यानी सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसकी वजह से कोई फूड प्रिपेयर करना, उसको क्या हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी अपना ग़िज़ा खुद ही बनाते हैं। वो इसलिए बना सकते हैं अपना ग़िज़ा खुद ही क्योंकि उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है उनमें सलाहियत होती है फोटोसिंथेसिस की। यानी क्लोरोप्लास्ट मदद देता है फोटोसिंथेसिस में। और जो दूसरा जो इसका जो मकसद होता है या इसकी जो फंक्शन होती है वो ये होती है, प्लांट्स में जो ग्रीन कलर आता है वो भी आता है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट्स। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हम केमिस्ट्री से लेंगे। चलो, थैंक यू।